Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So this is our 13th lecture of management and ethics. In this lecture, we will cover our ethics topic, probity in governance. We'll continue with our previous lecture. We will cover all the remaining topics in this lecture. So before starting the video, I request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF of the video, you can join our Telegram channel, that is EduMusk 1008. So let's move to our topic. तो सबसे पहले आता है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स हैं जिसको किस लिए बनाया गया है कि हम जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके बिहेवियर्स को चेक कर सके, उनके बिहेवियर को देख सके कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं कंपनी में। क्लियर? तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कब इवॉल्व हुआ था, कब शुरू हुआ था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी में कॉर्नवालिस ने क्या किया था, कंपनी के रूल्स बनाए थे, उन रूल्स को ही कोड ऑफ कंडक्ट की तरह लिया जाता है, मतलब एक तरह से वो बेस था। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद संतनम कमेटी की रिकमेंडेशन पे ना और भी रूल्स मतलब एनलार्ज किए गए, जिनको 1964 का वर्जन कहा जाता है। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट दिए थे कॉर्नवालिस ने, वो एक तरह से बेस माने जाते हैं। जो रूल्स उन्होंने सेट किए थे वो बेस माने जाते हैं। उनके उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किया गया और रूल्स उसमें इंक्लूड करे गए 1964 में। अब जो प्रेजेंट में जो कंडक्ट हैं, हमारे जो रूल्स हैं, जो कि सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के नाम से जाने जाते हैं 1964, जो कि एप्लीकेबल हैं किस पे? हमारी जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी जो भी सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज़ हैं उनकी। क्लियर? तो कोड ऑफ कंडक्ट किस लिए लगाया जाता है कि हम एम्प्लॉय का बिहेवियर को जज कर सकें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, आइदर इन पब्लिक और इन प्राइवेट। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? सबसे पहला है डिसअप्रूवल ऑफ हैबिचुअल लैंडिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट बोरोइंग, मतलब किसी भी तरह की लैंडिंग और बोरोइंग जो कि इनडिस्क्रिमिनेट है, मतलब जिसको हम नहीं समझ पा रहे, उसका डिसअप्रूवल। बैनिंग ऑफ वेरियस एक्शंस लाइक एक्सेप्टिंग गिफ्ट, ठीक है, गिफ्ट एक्सेप्ट करना किसी भी तरह के एक्शंस पे वो बैन है। बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपर्टीज, उसके ऊपर मतलब विजिट रखना एक तरह से, वो ये ऑब्जेक्टिव है कोड ऑफ कंडक्ट का। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या हमारे पॉइंट्स आते हैं वो मेंशन किए गए हैं। मेकिंग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर इन्वॉल्व किया गया है। प्रमोटिंग कंपनीज को प्रमोट करने का भी जो है एक तरह से जो मोटो है या प्रोटोटाइप जो है वो किसके अंदर रखा गया है? कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सेप्टिंग कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के बाद कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट करना है, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट का ऑब्जेक्टिव के अंदर बताया गया है। उसके बाद आता है द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जर्विंग कर्टेसी, मतलब कि हमें ऐसी कर्टेसी जो करनी या फिर ऐसा वो बिहेवियर दिखाना वो बहुत ज़रूरी है। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कर्टेसी और बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करता है, ये भी उसके ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड होता है। उसके बाद है प्रोहिबिटिंग डिमांडिंग एंड एक्सेप्टिंग डाउरी, कि डाउरी कोई भी डिमांड करे या फिर कोई एक्सेप्ट करे वो भी इसमें प्रोहिबिटेड है। उसके बाद है प्रोहिबिटिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एम्प्लॉय, कि कोई भी वुमेन जो होगी, जो भी वुमेन होंगे वो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं साथ में, उनके लिए जो मतलब इनके लिए भी ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड किए गए हैं कोड ऑफ कंडक्ट में, कि मतलब वो प्रोहिबिशन है उसका, उसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट मिलेगी अगर कोई ऐसा एक्ट करते हुए मिलेगा तो। प्रोहिबिशन टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज एज डोमेस्टिक हेल्प, मतलब कि 14 साल से कम के बच्चों के लिए अगर कोई काम कर रहा है, वो कोई कैसे भी हेल्प कर रहा है, तो वो उसका प्रोहिबिशन है कि डोमेस्टिक हेल्प में, कि भाई हम अपने घर पे किसी बच्चे को रख लेते हैं और उससे काम कराते हैं, तो दैट इज़ prohibited in code of conduct. Maintaining integrity and absolute devotion to the duty, मतलब इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है, ऑब्जेक्टिवनेस मेंटेन रखनी है और अपनी ड्यूटी को कंप्लीट डिवोशन देना है। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। तो मतलब जो भी एक एम्प्लॉय है उसको इन सब चीज़ों को फुलफिल करना पड़ेगा और उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, तभी उस एम्प्लॉय के बिहेवियर को हम एथिकल कह सकते हैं या फिर अच्छा मानेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अब हमारा आता है कोड ऑफ एथिक्स फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो कोड ऑफ एथिक्स हमने अपने एक लास्ट लेक्चर में भी पढ़ रखा है, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं। मैंने कोड ऑफ एथिक्स को पहले भी कवर करा दिया है मैनेजमेंट वाले पार्ट में। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या होते हैं? ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो अप किए जाते हैं, किस लिए? कि डिसीजन मेकिंग और उसके बिहेवियर को गाइड किया जा सके। जो भी एम्प्लॉय है या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर को एथिकली चेक करने के लिए कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है, कुछ प्रिंसिपल सेट किए गए हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद जो लोकल बॉडीज़ हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? नेशंस डेवलपमेंट एंड हैव मेजर एग्जीक्यूटिव पावर्स, मतलब नेशन की डेवलपमेंट में और उनके पास
मेजर एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं और वो एक अच्छा रोल प्ले करती हैं नेशन के डेवलपमेंट में, कंट्री के डेवलपमेंट में। पब्लिक सर्विस बिल 2006, एक पब्लिक सर्विस बिल लाया गया था 2006 में, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स के। किस लिए? कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने प्रमोट किया था कोड ऑफ एथिकल वैल्यूज़ को अमंग सिविल सर्वेंट्स। मतलब वो ऐसा बिल लेके आए कि सिविल सर्वेंट्स को भी क्या प्रोवाइड की जानी चाहिए, एथिकल वैल्यूज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। और उस बिल के जो फीचर्स थे वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसमें बताया गया था। सबसे पहला आता है हमारा एलिजेंस टू द वेरियस आइडियल्स एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो भी हमारे प्रीएम्बल में बताया गया है, रिप्लेस किया गया है, जो भी आइडल, जो भी प्रिंसिपल्स किए गए हैं, उनको फेथफुली और लॉयल्टी से उन पे काम करना है। क्लियर? उसके बाद सेकंड आता है अपॉलिटिकल फंक्शनिंग। मतलब कि ऐसे फंक्शनिंग करनी है जिसमें भी कोई भी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना हो, कोई भी पॉलिटिकल इंटरप्शन ना हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है गुड गवर्नेंस फॉर बेटरमेंट ऑफ द पीपल इज टू बी द प्राइमरी गोल ऑफ सिविल सर्विस। मतलब सिविल सर्विस का जो प्राइमरी गोल है वो क्या होना चाहिए कि गुड गवर्नेंस करनी है लोगों के अच्छे के लिए, पब्लिक के अच्छे के लिए, अच्छे से गवर्नेंस को फॉलो अप करना है। ड्यूटी टू बी एक्ट ऑब्जेक्टिवली एंड इम्पार्शियली। मतलब ऑब्जेक्टिविटी दिखानी है, ऑनेस्टी दिखानी है, इंटीग्रिटी दिखानी है और इम्पार्शियल रहना है अपने एक्ट्स में। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। मतलब अपने एक्ट्स के लिए आंसरेबल रहना चाहिए पर्सन को, और कोई भी एक्ट जो भी किया जा रहा है वो ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स। मतलब जो भी सिविल सर्वेंट है उसको हाईएस्ट एथिकल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, और जिससे कि वो पब्लिक जो है उसकी गुडविल के लिए सोच सके, उसके अच्छी के लिए सोच सके, बेटरमेंट के लिए सोच सके। मेरिट टू बी द क्राइटेरिया इन सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, प्रोविजन ऑफ हेल्दी एंड कंजेनियल वर्क एनवायरनमेंट। मतलब कि मेरिट ही एक बेसिस होगा किसी भी सिविल सर्वेंट को जो भी सिलेक्शन करना है उसका, और मतलब हेल्दी और कंजेनियल वर्किंग एनवायरनमेंट बना के रखना है, अच्छा वर्क एनवायरनमेंट में काम करना है। कम्युनिकेशन, कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन इन परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन। मतलब कम्युनिकेशन बना के रखना है, कंसल्टेशन रखनी है कि भाई ठीक है कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए, और कोऑपरेशन रखना है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये बताए गए थे कोड ऑफ एथिक्स में कि भाई उन्हें ये सारे फीचर्स हैं जो कि इन्वॉल्व किए गए हैं किसमें, कोड ऑफ एथिक्स में, कि जो सिविल सर्वेंट को फॉलो अप करने हैं। अब चैलेंजेस क्या क्या आते हैं जब हम कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? तो सबसे पहला हमारा आता है वाइड इन नेचर मेड सब्जेक्ट टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। मतलब ज़्यादा वास्ट होने की वजह से, नेचर में ज़्यादा वाइड होने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकल के आती हैं उसकी, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देयर इज़ नो लीगल मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट इट। मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है, कोई लीगल मतलब एक प्रोसीजर नहीं चलाया जाता कि भाई ये इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लीगल प्रोसीजर चलाया जाता है, तो इसके लिए कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है। देयर इज नो बैरोमीटर टू मेजर पर्सनस एथिकल वैल्यूज। अब पर्सन की एथिकल वैल्यूज को मेजर करने के लिए कोई बैरोमीटर नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है ऐसा जिससे कि हम मेजर कर सके कि उसकी एथिकल वैल्यूज कैसी हैं या क्या है। देयर इज नो पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ दिस कोड। अगर कोई इसका वायलेशन भी करता है इस कोड का तो कोई पनिशमेंट नहीं है। तो मतलब एथिकल वैल्यूज़ को कोई प्रमोट ना करे और जब तक वो लॉ के अंडर ना आए तब तक उसको वायलेट करने के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, किसी तरह की पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। नो ग्रीवेंस मैकेनिज्म फॉर इमोरल एक्शंस। मतलब कोई किसी ने कुछ गलत किया, कोई इमोरल एक्शन किया, तो उसके लिए कोई ग्रीवेंस मैकेनिज्म भी नहीं है कि भाई उसको उसकी गलती का एहसास हो या कुछ भी, मतलब उसको ग्रीफ फील हो। तो ये सारे जो चैलेंजेस हैं ये कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो अप करने में या इम्प्लीमेंट करने में फेस किए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज़ है जो इन्फ्लुएंस करता है हमारी डिसीजन मेकिंग को। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है जो कि हमारे एक्शंस को गवर्न करता है, हमारे एक्शंस को चेक करता है। गाइड्स आर बिहेवियर। कोड ऑफ एथिक्स क्या करता है? हमारे बिहेवियर को गाइड करता है। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट क्या करता है? हमसे जो हमें एक्सपेक्टेड बिहेवियर बताया गया कि ऐसे ही बिहेव करना है उसको चेक करता है, उसको देखता है। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स में क्या होता है? प्रमोट्स पॉजिटिव बिहेवियर। हमारे पॉजिटिव बिहेवियर को प्रमोट करता है। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट क्या करता है? प्रिवेंट नेगेटिव बिहेवियर, कि हम कोई भी नेगेटिव बिहेवियर या नेगेटिव चीज़ें ना करें उसको प्रिवेंट करता है कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है।
उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स में जो स्कोप है वो वाइडर है, कि मतलब ज़्यादा स्कोप है, ज़्यादा रेंज है, वाइड वो है, तो उसमें स्कोप ज़्यादा है। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट में कोई स्कोप नहीं है, मतलब तुम कुछ गलत नहीं कर सकते, द स्कोप इज़ वेरी नैरो है, मतलब एस्केपिज्म नहीं है, बहुत बच के नहीं निकल सकते। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स क्या है हमारा, वाइड रेंजिंग एंड नॉन स्पेसिफिक, मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसलिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी हमें दिक्कत आती है कि कई तरह से इम्प्लीमेंटेशन निकल सकती है, इसलिए स्पेसिफिक नहीं है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, लिमिटेड रेंज है इसकी और स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब क्या है कि ये लिमिटेड बनाए गए हैं, ये हमारे जो बिल है उसके थ्रू ही आए हैं, तो वो स्पेसिफिक इन नेचर में कि ये फॉलो अप करने हैं, उसमें मेंशन्ड है क्लियरली। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स को हम किसी को भी एड्रेस कर सकते हैं, कोई भी पर्सन के लिए हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एड्रेस होता है सिर्फ किसको, जो ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ एथिक्स यूनिवर्सल है, जबकि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोड ऑफ एथिक्स सब पे लग सकता है, यूनिवर्सल है। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो किस तरह के रूल्स फॉलो अप कराते हैं। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो मॉरली बाइंडिंग एंड वॉलेंट्री नेचर, मतलब देयर इज नो फॉर्मल मैकेनिज्म टू इम्प्लीमेंट इट, मैंने बताया इसके लिए कोई लीगल मैकेनिज्म फॉलो अप नहीं किया जाता। जबकि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लीगली एनफोर्सेबल है, किस पे, सिविल सर्विसेज, जो सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट्स हैं, किसके थ्रू, बाय सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, मतलब ये लीगली एनफोर्स किया जाता है सिविल सर्वेंट्स पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स पे। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, वो लॉफुल है, जबकि ये मतलब इस पर कोई फॉर्मल या लीगल मैकेनिज्म नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने का, कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट करने का। क्लियर, तो इसके डिफरेंसेस समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आता है हमारा सिटीजन्स चार्टर। तो सिटीजन्स चार्टर क्या है, ये सेट ऑफ कमिटमेंट्स हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, किसके लिए, कि वो कैसी सर्विस प्रोवाइड करेगी अपने जो भी मतलब जो उसके साथ डील करने वाला है, अपने जो सिटीजन है उसको किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो ये जो सेट ऑफ कमिटमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, तो उसको कहते हैं सिटीजन चार्टर्स। सिटीजन चार्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, किस लिए, टू बी ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली, कि जिससे कि वो ट्रांसपेरेंट रहे, अकाउंटेबल रहे और सिटीजन फ्रेंडली रहे। सिटीजन चार्टर जो है वो पब्लिक एग्रीमेंट है, किसके बीच में, सिटीजन और सर्विस डिलीवर प्रोवाइडर के बीच में, जो डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज की, उसके बीच में ये एक एग्रीमेंट है जो कि एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि किस तरह से हमारी जो सर्विस है उसकी डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर। सिटीजन चार्टर जो था वो सबसे पहले इवॉल्व हुआ था कहाँ, यूके में इन 1990। किसने इंट्रोड्यूस किया था इसे, यूके के जो पीएम थे जॉन मेयर ने, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1990 में सिटीजन चार्टर को। ठीक है, तो ये यूके से शुरू हुआ है, यूके से इवॉल्व हुआ है। अब आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स कि सिटीजन चार्टर्स कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करता है। सबसे पहले क्वालिटी, वो क्वालिटी की हमें अपनी सर्विसेज की क्वालिटीज़ को डे बाय डे इम्प्रूव करना है, जिस हिसाब से हमारी कि भाई जैसी कि डिमांड होती जाती है उस तरह से हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव होनी चाहिए। चॉइसेस फॉर द यूज़र वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ पे भी पॉसिबल हो चॉइसेस को ध्यान में रखा जाए यूज़र की। स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफाइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट विद इन द टाइम फ्रेम, मतलब स्टैंडर्ड सेट किए जाएँ कि भाई विद इन द टाइम फ्रेम क्या स्पेसिफाई किया जाना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसको उस हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है, तो स्टैंडर्ड सेट होनी चाहिए। वैल्यू फॉर द टैक्स पेयर्स मनी, मतलब कोई टैक्स पे कर रहा है, तो कोई सिटीजन टैक्स पे कर रहा है तो उसकी मनी की वैल्यू करना, उसको डिफरेंट जो हमारे काम है उनमें अच्छे से लगाना, तो वैल्यू करना जो टैक्स पेयर्स की जो मनी है, पैसा है उसकी, तो वो भी एक तरह से सिटीजन चार्टर का पार्ट है, वो भी एक सर्विस डिलीवरी हो गई एक तरह की। अकाउंटेबिलिटी रखनी है कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल है जो जिसको भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है उसके लिए वो मतलब जो भी प्रोवाइडर है वो अकाउंटेबल रहे। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होनी चाहिए, रूल्स में, प्रोसीजर्स में, स्कीम्स में, ग्रीवेंस रिड्रेसल में, इन सब में ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। कौन से रूल्स मतलब इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो अप हो रहे हैं, कौन सी स्कीम्स इम्प्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल किस तरीके से मतलब फॉलो अप किया जा रहा है, तो सबकी ट्रांसपेरेंसी शो होनी चाहिए। इनोवेट एंड इम्प्रूव, मतलब इनोवेशन आनी चाहिए, डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। वर्क विद अदर प्रोवाइडर्स, और प्रोवाइडर्स के साथ भी काम करना चाहिए। कंसल्ट एंड इन्वॉल्व एंड ट्रीट ऑल फेयरली, कंसल्ट करें, इन्वॉल्व करें और सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जो सिटीजन्स चार्टर के अंदर फॉलो अप किए जाते हैं। अब आता है हमारा कि सिटीजन चार्टर को कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। सबसे पहला है कि हमें जो भी हम मतलब फॉर्मुलेशन करते हैं, जो भी चार्टर फॉलो अप करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो उसके लिए हर स्टेज पे हमारे जो सिटीजन्स की ज़रूरतें हैं या जो स्टाफ है उससे कंसल्ट किया जाए। क्लियर।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ अबाउट द सैलिएंट फीचर्स एंड गोल्स ऑब्जेक्टिव ऑफ द चार्टर की मतलब उनको प्रॉपर नॉलेज दी जाए कि कैसे कैसे फीचर्स या कौन से गोल्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव फॉलो अप करने वाला है जो चार्टर है जो बनाया गया है सिटीजन्स के लिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए स्टाफ को कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट आता है विजन एंड मिशन स्टेटमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट एंड स्किल्स सच एज टीम बिल्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हैंडलिंग ऑफ ग्रीवेंस एंड कम्युनिकेशन स्किल। मतलब कि एक प्रॉपर विजन होना चाहिए, एक प्रॉपर मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए कि डिपार्टमेंट की, और वो स्किलफुल होनी चाहिए किस तरह से कि भाई वो टीम बिल्डिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ग्रीवेंस को हैंडल करने में और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए किसमें, जो भी स्टाफ है, जो भी लोग काम करने वाले हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, वो इतना स्किलफुल होना चाहिए कि वो इस तरीके की जो चीज़ें आएँ तो उनको फेस कर पाएँ। उसके बाद है नीड फॉर क्रिएशन ऑफ डेटाबेस ऑन कंज्यूमर ग्रीवेंस एंड रीड्रेस। मतलब डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है किस पे कि कंज्यूमर की ग्रीवेंसेस क्या है, परेशानियां क्या हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जाए, तो उसके लिए एक प्रॉपर डेटाबेस बनाने की ज़रूरत है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ईयर मेकिंग ऑफ स्पेसिफिक बजट, मतलब कुछ बजट किसके लिए बचा के रखा जाए, होल्ड करके रखा जाए फॉर अवेयरनेस जनरेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ। मतलब कि जनरेशन को अवेयर करने के लिए और ओरिएंटेशन जो प्रोग्राम होगा, नॉलेज जो होगी स्टाफ मेंबर्स को जो देनी है, उसके लिए एक स्पेसिफिक बजट जो है उसको रखना चाहिए। उसके बाद है एमुलेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन दिस फील्ड। मतलब क्या है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको कहीं ना कहीं हमें मतलब देखना है कि उनको हम अचीव कर पाएँ। उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने हैं, मतलब कि हम जो जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड कर सकें, उसके लिए हमें एफर्ट्स लगाने हैं अपने। ये तो ये मेकिंग ऑफ सिटीजन्स चार्टर। अब आता है हमारा वर्क कल्चर। वर्क कल्चर अब वर्ड से समझ रहे हैं कि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, क्या उसके बिलीव है, क्या उसकी प्रोसेसेस है, कैसा उसका एटीट्यूड है काम को लेके, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी, वर्क कल्चर के अंदर आएंगी। एक वर्क कल्चर ये डिसाइड करता है कि एक एम्प्लॉय कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, किस तरीके से वो एक ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शन करता है। तो यही हमारा एक वर्क कल्चर को बताता है, एक एनवायरनमेंट को बताता है, वर्किंग एनवायरनमेंट को, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है, उसका वर्किंग कल्चर कैसा है। क्लियर। तो वर्क कल्चर यही है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें कि ये बिलीव किया जाता है कि एक एम्प्लॉय किस तरीके से काम करेगा, कैसे उसके बिलीव्स हैं, कैसे वो प्रोसेस करता है, कैसा उसका एटीट्यूड है दूसरे एम्प्लॉयज़ की तरफ। क्लियर। तो ये होता है वर्क कल्चर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ वर्क कल्चर। वर्क कल्चर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है लेगेसी ऑफ इट्स अर्लियर लीडरशिप। मतलब कि हमें फॉलो अप करना है कि जो हमारी लीडरशिप पहले फॉलो हुई है उसके जो बेस है या उसका जो विजन है उसको भी हमें साथ लेके चलना है, चाहे हम उसके अमेंडमेंट्स कर दें, उसमें चीज़ें चेंज कर दें, उसको और इफेक्टिव बना दें और अच्छा बना दें, लेकिन जो एक बेस है उसके साथ चलना चाहिए जिससे कि हमें एक डायरेक्शन मिल जाए एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को फॉलो अप करने में कि किस तरह से हेल्दी एनवायरनमेंट फॉलो अप किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें अपनी जो लेगेसी है उसको भी कंटिन्यू रखना है। उसके बाद है वर्क एथिक्स। मतलब एथिकली काम करना है, डिसिप्लिन रहना है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है, लॉयलिटी, इंटीग्रिटी, कमिटमेंट टू द ड्यूटी, डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज ऑन टाइम, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। तो एथिकल जो बिहेवियर है वो शो करना है वर्किंग कल्चर में। ये सारे कॉम्पोनेंट है। उसके बाद है नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर। मतलब कस्टमर और कंज्यूमर जो है हमारा, उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनको मतलब रिस्पेक्टफुल मैनर में उनकी ग्रेवेंसेस को सुनना, उनको एड्रेस करना, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं हो ऐसे उनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। तो जो है ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर जो है वो भी वर्क कल्चर का एक कॉम्पोनेंट है, एक पार्ट है। उसके बाद है रिकॉग्निशन टू वर्क। मतलब जो भी काम किया जा रहा है उसका रिकॉग्निशन अच्छे से हो, जिस पर्सन ने किया है उसी को मतलब उसको एक तरह से नोटिस किया जाए। एक टीम वर्क है तो टीम वर्क को अच्छे से नोटिस किया जाए, उसके लिए प्रॉपर रिवॉर्ड, प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, बोनसेस, मतलब एक अच्छे काम का रिकॉग्निशन हो के उसके लिए उसको रिवॉर्ड या प्रमोशंस प्रोवाइड किए जाए। ठीक है। तो ये जो है ये वर्क कल्चर के कंपोनेंट्स में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा कि वर्क कल्चर जो है वो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से मतलब डिस्क्रिमिनेट करता है, डिफरेंशिएट करता है। कैसे? पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर इज द मेन गोल। मतलब पब्लिक वेलफेयर जो है वो मेन गोल होता है कि लोगों के ही वेलफेयर, लोगों के अच्छे के बारे में सोचना ही उसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन गोल है। जबकि प्राइवेट सेक्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट और बिजनेस। अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना उनका मेन गोल होता है। स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉर्मल ड्रेस कोड। मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर में स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स रेगुलेशंस है, फॉर्मल ड्रेस कोड है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या है, डेडलाइंस हैं, स्पीडी वर्क है, कंपटीशन विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन। ये उनका मेन मतलब गोल होता है कि डेडलाइंस होती है कि इतने इस टाइम तक काम को करना है, काम में बहुत ज़्यादा मतलब स्पीडी वर्क होता है, कंपटीशन है एक दूसरे के साथ।
जबकि पब्लिक सेक्टर क्या है, उसमें बस कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, ड्रेस कोड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए। उसके बाद पब्लिक जो सेक्टर है उसमें क्या है, जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टू बी फॉलोड वाइल डिलीवरिंग सर्विसेज, मतलब जस्टिस और लॉ को ध्यान में रख के ही सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या है, एफिशिएंसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, देयर इज नो मच स्कोप टू क्रिएटिविटी का ज़्यादा स्कोप नहीं है, जो फॉलो अप होता आ रहा है, जो लेगेसी फॉलो हो रही है उसी पे ही काम किया जाता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर क्या है, बियॉन्ड लिमिट्स टू वंस ओन क्रिएटिविटी, मतलब वो उसकी लिमिट ही नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ नया क्रिएट हो रहा है, नया क्रिएशन आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर क्या है, अमेंडमेंट्स को ज़्यादा फॉलो अप करता है कि चीज़ें बदलें, मतलब चेंजेस को फॉलो अप करता है प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद है पब्लिक सेक्टर में क्या है, रेड टेपिज्म है, लो लेवल डिलीवरी है, लो स्किल्स है, हायरार्की आर कॉमन ट्रेड्स इन पब्लिक वर्क कल्चर, मतलब बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, मतलब जो डिलीवरी का जो लेवल है, सर्विसेज को जो प्रोवाइड करने का लेवल है वो भी लो है, स्किल्स इतनी ज़्यादा नहीं है, हायरार्की फॉलो हो रही है किसी भी चीज़ को करने में, तो ये वर्क कल्चर है किसका, पब्लिक सेक्टर का। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या है, वर्कर्स एक्सप्लॉयटेशन, वर्कर्स राइट एट द स्टेक, मतलब वहाँ पे जो एम्प्लॉय है उसके लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा, वो उसके राइट्स को इतना मतलब फॉलो अप नहीं किया जाता, उसके राइट्स को स्टिक पे रख के काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्क कल्चर था, ये डिफरेंसेस थे पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फीचर्स ऑफ हेल्दी वर्क कल्चर, मतलब एक अच्छा वर्क कल्चर मेंटेन करने के लिए हमारे क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एम्प्लॉय मस्ट बी चेयरफुल, पोलाइट एंड पंक्चुअल, एम्प्लॉय जो है उसको चेयरफुल रहना चाहिए, पोलाइट रहना चाहिए, टाइम से आना चाहिए, मतलब अपने काम के लिए पंक्चुअल रहना चाहिए, अपने फेलो वर्कर्स के लिए रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, बैक बिचिंग जो है उसको अनप्रोफेशनल कंसीडर किया जाना चाहिए। अप्रिशिएटिंग द टॉप परफॉर्मर्स इज इम्पॉर्टेंट, मतलब कि कोई अगर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो उसको अप्रिशिएशन मिलना चाहिए। लेट देम फील इंडिस्पेंसेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा उन्हें फील होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी, मस्ट हैव एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास की एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए, इस तरीके के काम पॉलिसीज होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉय को और एनकरेज करे, इंथुसियाज्म बढ़ाए उसका, उसके काम की तरफ। एम्प्लॉय को मतलब रात तक काम करना कराना उसके मतलब उसके बर्थडे पे, ये कुछ ना कुछ इम्प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाना चाहिए, मतलब कि ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि किसी का बर्थडे है उससे उसी दिन रात तक काम करवाया जा रहा है, तो दैट इज़ अनएथिकल काइंड ऑफ थिंग, मतलब कि हम नहीं सोच रहे किसी के बारे में। एनकरेज डिस्कशन एट द वर्क प्लेस टू रीच टू बेटर कंक्लूजन्स, मतलब कि जो मतलब एक तरह से डिस्कशन है जो उसको एनकरेज करना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा मतलब अच्छे आइडियाज़ इन्वॉल्व हो सके, इनोवेशन मिल सके, अपने कंक्लूजन रिजल्ट्स के लिए कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे मिल सके। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर लेवल पे, जिससे कि अच्छा रिलेशनशिप बना रहे एम्प्लॉयज़ के बीच में, हायर अथॉरिटीज़ के बीच में, इसके लिए ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखना चाहिए। टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो टीम में काम करें और एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। क्लियर, तो ये थे हमारे फीचर्स और हेल्दी वर्क कल्चर। क्लियर, तो ये सारे फीचर्स फॉलो अप होते हैं एक अच्छे वर्क कल्चर को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट अब हमारा आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, मतलब सर्विस डिलीवरी जो है हमारी, उसकी क्वालिटीज़ पे हम वॉच रखें, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस डिलीवरी क्या है, एक रिलेशनशिप है किसके बीच में, पॉलिसी मेकर्स के बीच में, सर्विस प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स के बीच में, जिनको प्रोवाइड की जा रही है सर्विस। ठीक है, जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और जो कंज्यूमर जिनको सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको सर्विस डिलीवरी कहते हैं। सर्विस डिलीवरी क्या है, एक मैकेनिज्म है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो अप करता है, किस लिए, जस्ट टू मीट द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, जिनको ये जो हमारी सर्विस है वो प्रोवाइड करनी है। 3 एस्पेक्ट्स होते हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी के, कौन कौन से हैं, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन सेंट्रिक होने चाहिए, सेकंड है ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, एंड थर्ड इज टाइम बाउंड। ये 3 एस्पेक्ट्स हैं जो फॉलो अप करने हैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। नेक्स्ट हमारा आता है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। अब हमारे क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए सर्विस देने में, सर्विस की डिलीवरी प्रोवाइड करने में। सबसे पहला है हमारा एम ऑफ सर्विस डिलीवरी इज टू इंश्योर ईज ऑफ लिविंग टू सिटीजन, मतलब जो सिटीजन्स हैं उनको मतलब एक ईज रहे अपनी चीज़ों को फॉलो अप करने में, उनको जो सर्विस मिल रही है वो उनके लिए एक अच्छी रहे, उनको ईज दें, उनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको आसान बनाएं। सर्विस डिलीवरी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो सिटीज़न है वो अपने काम को करने के लिए ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, हमें जो सिस्टम है उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बना के सिंपल रखना चाहिए, जिससे कि जो सर्विसेज है वो इजीली प्रोवाइड की जा सके।
While emphasizing on ease of living to citizens, government need not to control the delivery of services. अब ease of living के चक्कर में मतलब इन चीज़ों पे emphasize करने के चक्कर में ये नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है उसको कंट्रोल करके रखे, जबकि उसको फैसिलिटेट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंडेड डिलीवरी, जबकि उसको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंडेड डिलीवरी प्रोवाइड हो सर्विसेज की। ये नहीं है कि हम ईज ऑफ लिविंग के बारे में सोच रहे हैं, उस पर ही जोर दिए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से जो डिलीवरी है सर्विसेज की उसको कंट्रोल किया जाए कि सर्विसेज जो है वो टाइमली प्रोवाइड नहीं की जाए, एफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं की जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। ईज ऑफ लिविंग को ही एक तरह से बेस बना के काम नहीं करना चाहिए, सारे फैक्टर्स को ही मतलब कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फॉर ऑप्टिमम यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका अच्छे से यूज़ किया जाए जिससे कि सिटीजन्स को बेनिफिट मिले, मतलब ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाए जिससे कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका ऑप्टिमम यूज़ हो पाए। आता है हमारा कि क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए, जो सर्विस हम डिलीवर कर रहे हैं, जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मतलब एक सिटीज़न के लिए क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं कि भाई उसकी जो डिलीवरी सर्विस है वो किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले तो आता है अवेलेबिलिटी, हमारा जो सर्विस जो प्रोवाइड की जा रही है वो टाइम पे अवेलेबल हो, और जो स्केल है उसका मतलब टाइप और स्केल है जो वो मतलब यूज़र के हिसाब से हो, जो जैसी यूज़र को ज़रूरत है उसके हिसाब से हो, टाइम पे हो, और उसका जो स्केल है वो उसी हिसाब का होना चाहिए कि भाई उसको जितनी सर्विस चाहिए उतनी मिले। अब है डिलीवरेबिलिटी, सर्विस शुड बी डिलीवर्ड रेगुलरली एंड ऑन टाइम, वही कि वो रेगुलर डिलीवर हो सर्विस उसकी, जैसे पानी है वो रोज़ आना चाहिए, तो मतलब जो सर्विसेज हैं वो प्रॉपर प्रोवाइड होनी चाहिए, रेगुलर प्रोवाइड होनी चाहिए, ऑन टाइम होनी चाहिए। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी, a service should be presented in user specific format so that the client can fully understand, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड की जा रही है कि एक पर्सन को उसको समझने में ही प्रॉब्लम आ रही है, उसको फॉलो अप करने में टाइम लग रहा है, तो उसको वो सर्विस उसके लिए कोई फायदे की नहीं है, कोई उसको बेनिफिट नहीं दे रही, तो वो इस तरीके से डिज़ाइन होनी चाहिए, इस तरीके से प्रेजेंट होनी चाहिए, ऐसे फॉर्मेट में प्रेजेंट होनी चाहिए कि जो भी पर्सन है, जो भी सिटीजन है उसको वो अच्छे से समझ आ सके और विद इन टाइम समझ आए। यूजफुलनेस है, अ सर्विस शुड बी डिज़ाइन टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, मतलब अच्छे से डिज़ाइन होनी चाहिए, यूजफुल रहनी चाहिए, उसके लिए अभी हम लास्ट जो पॉइंट था उसमें देखा कि मतलब ऐसी उसकी जो ज़रूरत है, जो सिटीज़न की ज़रूरत है उसके हिसाब से ही हमारी जो सर्विसेज है वो डिज़ाइन होनी चाहिए। क्रेडिबिलिटी, अ सर्विस बी डिज़ाइन इन सच ए वे दैट यूज़र कैन कॉन्फिडेंट एंड कन्वीनियंटली अप्लाई इट इन सॉल्विंग हिज और हर प्रॉब्लम्स और नीड्स, मतलब इतनी क्रेडिबल रहनी चाहिए जिससे कि जो सर्विस है उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि जो यूज़र है वो कॉन्फिडेंट रहे और कन्वीनियंट फील करे उस चीज़ के लिए अप्लाई करने में, और उसको कोई प्रॉब्लम ना आए उसको सॉल्व करने में, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिबल एंड फ्लेक्सिबल, एक सर्विस जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करनी चाहिए कि यूज़र की नीड के हिसाब से, मतलब रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि उसको चेंज किया जा सके, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सके नीड्स के अकॉर्डिंग। सस्टेनेबिलिटी, ए सर्विस शुड बी अफोर्डेबल एंड कंसिस्टेंट, मतलब सस्टेनेबल होनी चाहिए कैसे कि वो अफोर्डेबल रहे और कंसिस्टेंट रहे, टाइम के साथ वो चले। उसके बाद एक्सपेंडेबिलिटी, अ सर्विस शुड बी एप्लीकेबल टू डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेज, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेज आ जाए, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स आ जाए, उस तरीके से भी जो सर्विस है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमारी सर्विस की जो क्वालिटी है वो इस तरीके की होनी चाहिए, जो भी सर्विस डिलीवर हो रही है सिटीजन्स को वो इस क्वालिटी को फॉलो अप करनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेवोत्तम मॉडल ऑफ सर्विस डिलीवरी। सेवोत्तम क्या है, हिंदी में जैसे हमें पता है सेवा उत्तम, मतलब कि अच्छी क्वालिटी की, एक्सीलेंस क्वालिटी की अगर हम सर्विस डिलीवरी करते हैं तो उसको हम कहेंगे सेवोत्तम। तो सेवोत्तम मॉडल है सर्विस डिलीवरी का जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो अप करता है। हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें फॉलो की जाती हैं सर्विस डिलीवरी के लिए। क्लियर। तो सेवोत्तम इज अ सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस मॉडल विच प्रोवाइड एन असेसमेंट इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क टू ब्रिंग अबाउट एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी, मतलब पब्लिक सर्विस डिलीवरी में एक्सीलेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइड करने के लिए, इंप्रूवमेंट लाने के लिए जो मॉडल तैयार किया जाता है वो कौन सा है, सेवोत्तम सर्विस डिलीवरी मॉडल है। The need of the Sevottam arises from the fact that citizens chartered by themselves could not achieve the desired result. ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी हमें, क्योंकि जो सिटीजन चार्टर था उसके जो फैक्ट्स थे वो अपने आप ही अचीव, जो डिज़ायर रिजल्ट है उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे, और जो क्वालिटी थी पब्लिक सर्विस की उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था, तो इसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी सेवोत्तम मॉडल की। Besides the absence of the credible grievance redressal mechanism within the organization was also becoming a major impediment in improving service delivery standard. एक और क्या रीज़न था कि जो ग्रीवेंस redressal mechanism था वो भी कहीं ना कहीं उसकी जो credibility थी उसमें भी क्या है कमी थी, वो भी वहाँ पे नहीं थी,
तो मतलब कि लोगों की जो चीज़ें हैं उसको सुनना और फिर उसके ऊपर मतलब एक्शन करना, वो भी कहीं ना कहीं एब्सेंट था। तो इसी वजह से भी हमें जो हमारा मॉडल है उसके लिए, मतलब जो सेवोत्तम मॉडल है उसकी ज़रूरत पड़ी हमें सर्विस डिलीवरी के लिए। सबसे पहले तो सिटीजन चार्टर फैक्ट था जो, उसकी वजह से कि वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, वो हमारे जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहा था। दूसरा क्या था कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो था उसकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं थी, तो उसकी वजह से भी हमें सेवोत्तम मॉडल की ज़रूरत पड़ी सर्विस डिलीवरी के लिए। अब thus it was felt that unless there is mechanism to access the outcome of various measures, the reform initiative would not yield and desired result। मतलब इससे क्या पता चला कि जब तक कि हमारे जो हम जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके प्रॉपर आउटकम्स नहीं आएंगे, प्रॉपर चीज़ें नहीं होंगी, तो हमारी चीज़ों को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें उतना आउटकम नहीं मिलेगा, उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे हम अपनी जो सर्विसेज है उनको। तो इसकी वजह से जो सेवोत्तम मॉडल है उसको हमने मतलब एक तरह से इवॉल्व किया, उसका शुरुआत हुई। और उसने क्या किया, उसकी जो प्रोसेसेस थी, उसने जो क्वालिटी ऑफ सर्विस थी उस पर इम्पैक्ट डाला, उसकी जो मतलब सर्विसेज की जो डिलीवरी थी उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया, एनहेंस किया। तो ये सेवोत्तम मॉडल को हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मतलब हमने स्टेप्स फॉलो अप करे, क्या क्या मतलब इसका एजेंडा क्या था, किस तरह से इसने काम किया। तो जो सेवोत्तम मॉडल है उसके 3 मॉड्यूल्स थे। सबसे पहला था फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मॉडल रिक्वायर इफेक्टिव सिटीजन चार्टर, कि सबसे पहला तो क्योंकि वो जो सिटीजन चार्टर हम फॉलो अप करते आ रहे थे वो उतना इफेक्टिव नहीं था, वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहा था, तो हमें सबसे पहला जो कंपोनेंट था इस मॉडल का वो था इफेक्टिव सिटीजन चार्टर। therefore opening a channel for receiving citizens input, जो सिटीजन्स जो इनपुट है उनको रिसीव किया जाए, उसके लिए कैसे चैनल ओपन किया जाए, इनटू द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन सर्विस डिलीवरी रिक्वायरमेंट, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिटरमाइन कर पाए कि कैसी मतलब जो सर्विसेज है उनकी रिक्वायरमेंट है और किस तरह की डिलीवरी होनी चाहिए हमारी सर्विसेज की। क्लियर। तो सबसे पहला कंपोनेंट जो इस मॉडल ने मतलब इम्प्रूव किया, एनहेंस किया, वो था सिटीजन चार्टर को इफेक्टिव बनाना। इसके लिए क्या किया गया, एक चैनल ओपन किया गया जिसमें कि सिटीजन्स जो थे उनके जो इनपुट थे उनको रिसीव किया जाता था, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को पता चल सके कि किस तरीके की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। दूसरा क्या था, सेकंड कंपोनेंट ऑफ द मॉडल था पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल। ये भी हमारे लिए एक ड्रॉबैक था कि भाई हम उसके लिए क्रेडिबल नहीं था, हमारे पास क्रेडिबिलिटी नहीं थी ग्रीवेंस रिड्रेसल में, तो उसके लिए भी जो ये सेवोत्तम मॉडल है उसने काम किया। किस तरह से, रिक्वायर्स अ गुड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम ऑपरेटिंग इन अ मैनर, किस तरह से काम करे दैट लीव्स द सिटीजन मोर सेटिस्फाइड, बहुत मतलब जो सिटीजन्स को ज़्यादा सेटिस्फाइड करे, किस तरह से कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेंट्स ग्रीवेंसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनल डिसीजन, कि फाइनल डिसीजन कुछ भी आए लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, उसका जो रिस्पॉन्स है वही जो है वो सिटीजन्स को सेटिस्फाई कर दे कि भाई उनकी कंप्लेंट सुनी जा रही है, उनकी ग्रीवेंसेस पे ध्यान दिया जा रहा है, चाहे फाइनल डिसीजन कुछ भी हो, लेकिन जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है उसको इतना अच्छा बनाया जाए ऑपरेट करने में, इस तरीके से ऑपरेट करना सिखाया जाए कि जो सिटीजन है वो सेटिस्फाई हो जाए कि चलो मेरी कंप्लेंट पहुंच गई है, मेरी जो ग्रीवेंसेस है वो सुनी जा रही है। क्लियर। तो ये सेकंड कंपोनेंट था सेवोत्तम मॉडल का। थर्ड कंपोनेंट क्या था, एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी। इसके अंदर क्या था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी जो परफॉर्मेंस है सर्विस डिलीवरी की वो एक्सीलेंट होनी चाहिए ओनली इफ इट इज एफिशिएंटली मैनेजिंग वेल द की इंग्रेडिएंट फॉर गुड सर्विस डिलीवरी। और ये कब हो सकती है एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, कब दे सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जब वो एफिशिएंटली मैनेज कर पाए किस चीज़ को, उसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो की इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छे से फॉलो अप नहीं किया जाएगा, तब तक एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता कोई भी फर्म, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए हमें हमारे की इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देना है, उनको एफिशिएंटली मैनेज करना है, एक अपनी जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो बिल्ड करना है और कंटिन्यूसली अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करते जाना है, अपनी सर्विस डिलीवरीज को इम्प्रूव करना है। ये तीसरा कंपोनेंट था सेवोत्तम मॉडल का। तो सबसे पहले सिटीजन चार्टर को इफेक्टिव बनाया गया, उसके बाद पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल को हमने इस तरीके से कि मतलब सेट किया, ऑपरेट किया कि भाई जो सिटीजन है वो मोर सेटिस्फाइड है। और थर्ड कंपोनेंट हमारा था एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी, कि हमारी जो सर्विस डिलीवरी है उसमें एक्सीलेंस परफॉर्मेंस वो मतलब दे, और उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम एफिशिएंटली मैनेज करें, हमारे जो की इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्पफुल हैं उन पे हम ज़्यादा ध्यान दें। तो क्लियर हो गया, सेवोत्तम मॉडल जो था जिसने जो मतलब हमारी जो सर्विस डिलीवरी थी उसकी क्वालिटी को एनहेंस करने में हेल्पफुल रहा, तो ये था सेवोत्तम मॉडल हमारा।
अब आता है हमारा कि यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। जो हमारे पब्लिक फंड्स हैं उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए, उसकी क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं यूटिलाइजेशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा सोर्सेज कि पब्लिक फंडिंग के सोर्सेज क्या क्या हैं। सबसे पहला तो बजटरी एलोकेशन, कि जो बजट एलोकेट किया जाता है उससे हमारी पब्लिक फंडिंग होती है। दूसरा है रेजिंग मनी थ्रू पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट, पब्लिक डिसइन्वेस्टमेंट से जो मनी रेज की जाती है, स्टॉक से जो की जाती है, बॉन्ड इशू करने से जो की जाती है वो। उसके बाद है कि जो लोन लिए जाते हैं मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से, जैसे वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, एडीबी से हम जो लोन लेते हैं, वो जो पैसा लेते हैं वो उससे पब्लिक फंडिंग में हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, जो फॉरेन कंट्रीज हेल्प करती हैं, हेल्प करने के लिए आगे आती हैं, वो भी क्या है पब्लिक फंडिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये सोर्सेज हैं सारे पब्लिक फंडिंग के लिए, कि भाई मतलब लोगों के लिए जो काम किया जाता है उसके लिए जो फंड्स हमें मिलते हैं वो इन सोर्सेज से मिलते हैं। उसके बाद है हमारा इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें पब्लिक फंड का, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहला तो ये है कि पब्लिक फंड्स को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है एक सस्टेनेबल सोसाइटी की फंक्शनिंग के लिए। उसके बाद हमारे जो गोल्स हैं जो डेवलपमेंट के लिए हमें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, हेल्थ एस्पेक्ट्स, तो ये सारे जो हमारे मतलब गोल्स हैं इनको मीट करने के लिए कि भाई हमें पॉवर्टी को हटाना है, हंगर को हटाना है, जो ये भूखमरी है उसको हटाना है, एजुकेशन देनी है जिन लोगों को तक एजुकेशन नहीं पहुंच पाती, एनवायरमेंटल, आज के टाइम एनवायरमेंटल कंसर्न बहुत ज़्यादा एक तरह से हमारा मेन गोल है कि हमें एनवायरनमेंट को भी एक तरह से बचा के रखना है। हेल्थ एस्पेक्ट्स, भाई जो परेशानियां हैं मतलब डिजीज़ होती हैं जो लोगों को, वो उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसके लिए उन्हें पब्लिक फंड्स रेज करने पड़ते हैं। तो ये मतलब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए हमारा बहुत ज़रूरी है पब्लिक फंड का अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन होना। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग अमंग अनएम्प्लॉयमेंट यूथ, मतलब कि अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसकी जो मतलब उसके लिए काम करना, उसके लिए मतलब उनको एनकरेज करने के लिए उनके लिए पॉलिसीज बनाना, उसके लिए भी हमें पब्लिक फंड्स को यूटिलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। टू अचीव पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी, इस तरीके की इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए भी हमें पब्लिक फंड्स रेज करने पड़ते हैं, क्योंकि हमें मतलब हर किसी को इक्वल ट्रीट करवाना है इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, तो उसकी वजह से भी क्या है हमारे पब्लिक फंड रेज होते हैं और उनको इफेक्टिवली रेज करना बहुत ज़रूरी है। टू मीट एनी अनफॉर्सीन कंटीजेंसी लाइक फ्लड, ड्रॉट, पेंडेमिक्स एक्सेट्रा, जैसे अभी कोविड जो पीरियड चला उसमें कितने ज़्यादा लोगों को मतलब अपनी मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी, तो ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कहीं फ्लड आ जाता है, ड्रॉट आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस में हमारी जो गवर्नमेंट है उसको अपने पब्लिक फंड्स को यूटिलाइज करना पड़ता है, और इसीलिए हमें अपने उन ज़रूरतों को मीट करने के लिए, उन नेसेसरी चीज़ों को मीट करने के लिए हमें हमारे जो पब्लिक फंड्स हैं उनको इफेक्टिवली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो ये एक तरह से अगर हम देखें तो ये ऐसा है जैसे हम अपने घर में जो अपना घर की जो चीज़ें हैं उनको चला रहे हैं कि हमें इतना इतना एक्सपेंडिचर रखना है, इतनी सेविंग्स करनी है, तो उसी तरीके से पब्लिक फंड्स भी हमारे एक तरह से हमारी कंट्री के लिए, हमारे कंट्री एक घर की तरह है जिसमें कि हमारी जो पब्लिक फंडिंग है वो हमारी एक तरह सैलरी है, उसको हमें अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। क्लियर? अब है हमारा कि हमारा जो यूटिलाइजेशन है फंड्स का वो इनएफेक्टिव क्यों होता है, उसके रीजंस क्या क्या हैं। सबसे पहला आता है रैशनल फ्रीबीज, मतलब जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, और कई बार ये पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए करते हैं कि वोट को एक्वायर करने के लिए, वोट गेन करने के लिए कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाती है कि जब भी इलेक्शन आता है, तो उससे भी हमारा क्या होता है पब्लिक फंड जो है वो इनएफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल राइवलरीज इन एन एक्ट ऑफ वेनेडेटा, वेनेडिक्टा की मतलब के फॉर्म में जो पॉलिटिकल राइवलरीज जो चलती ही आ रही हैं, मतलब जैसे हम मान लेते हैं कांग्रेस और बीजेपी जो पॉलिटिकल राइवलरीज हैं, उनका जो एक्ट्स होते हैं उसकी वजह से भी हमारा जो पब्लिक फंड का यूटिलाइजेशन है वो भी इनइफेक्टिव होता है। पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब जो भी पॉलिसीज़ हैं हमारी वो ढंग से जब एग्जीक्यूट नहीं करती, अच्छे से काम नहीं करती, वो चीज़ें भी हमारे जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है उसको इनइफेक्टिव बनाती हैं। लैक ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन की कमी होने की वजह से भी हमारे पब्लिक फंड जो हैं वो इनफेक्टिवली यूटिलाइज होते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिटीजन सेंट्रिक नहीं होना, उसकी वजह से भी पब्लिक फंड्स कहीं ना कहीं ड्रेन होते हैं। सोशल अपैथी टुवर्ड्स करप्शन, करप्शन बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आती है पब्लिक फंड्स को रेज करने में। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लो एजुकेशन लेवल्स टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट फाइनेंसिंग, कि गवर्नमेंट किस तरह से फाइनेंस कर रही है, कहाँ पैसे को इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ ज़रूरत है प्रॉपर हमारा पैसा जो है वो इन्वेस्ट अच्छे से हो भी रहा है, तो उसकी अवेयरनेस कम होना, एजुकेशन लेवल कम होना, उसकी वजह से भी हमारी जो पब्लिक फंड्स हैं वो यूटिलाइज नहीं हो पाते अच्छे से।
लैक ऑफ सोशल अकाउंटिंग एंड सोशल ऑडिट, मतलब सोशल अकाउंटिंग और सोशल ऑडिट की लोगों को नहीं पता होता, ट्रांसपेरेंसी कम होती है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो पब्लिक फंड्स हैं वो इनइफेक्टिवली रेज होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन इनइफेक्टिव होता है। तो ये सारे रीजंस हैं हमारे कि हमारे पब्लिक फंड हैं वो ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाते। अब हमें देखना है कि हम कैसे अपनी जो पब्लिक फंडिंग्स है या हमारा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, पब्लिक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसको कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं। तो सबसे पहला है ट्रांसपेरेंसी। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो किसी भी तरीके से, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरह से शेयर की जानी चाहिए पब्लिक के साथ, और इसको मतलब आरटीआई एक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए कि अगर किसी को चाहिए भी जानकारी, अगर कोई पब्लिक फंडिंग की नॉलेज चाहता भी है तो उसको वो मिले। जैसे कि एग्जांपल है कि जन सूचना पोर्टल ऑफ राजस्थान स्टेट, ये जो एक पोर्टल है राजस्थान स्टेट का, जिसके अंदर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ऑल अबाउट द स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड इन द वार्ड पंचायत शुड बी प्रोवाइडेड इन वन प्लेस। मतलब एक ही जगह पे ये जो जन सूचना पोर्टल है राजस्थान स्टेट का, उसमें क्या है, जितनी भी स्कीम्स वो लोग लॉन्च करते हैं, जितनी भी स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं, उन सब के जो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की जो चीज़ें हैं वो सब एक ही जगह पे प्रोवाइड की गई हैं, जिससे कि अगर किसी को उसकी नॉलेज चाहिए भी, कोई उसकी इन्फॉर्मेशन भी जानना चाहता है तो वो वहाँ से ले सकता है। तो इस तरीके के हमें कहीं ना कहीं एक्ट्स करने चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को हेल्प मिल सके और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, इन्फॉर्मेशन ईजिली मिल सके लोगों को, और लोगों को नॉलेज रहेगी तो पब्लिक फंड्स को स्ट्रेंथन अप करने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स एनहेंस आंसरेबिलिटी एंड एनफोर्सेबिलिटी। मगर अगर अकाउंटेबल रहे कोई भी पर्सन, अगर कोई ऑफिशियल अकाउंटेबल रहे, आंसरेबल रहे अपनी चीज़ों के लिए, अपनी जो उन्होंने कुछ भी कोई स्कीम मतलब लॉन्च करी है, कोई भी चीज़ एनफोर्स करी है, तो उसके लिए अगर कोई ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट आंसरेबल रहेगी तो उससे भी हमारी जो पब्लिक फंडिंग है वो स्ट्रेंथन होगी। उससे लोग क्या है कि जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसके लिए भी वो क्लियर रहेंगे, वो हिचकेंगे नहीं अपने जो भी उनकी मतलब कंट्री की तरफ उनके जो भी मतलब चीज़ें हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनको जो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको फॉलो अप करनी चाहिए। तो इस तरीके से भी हम अगर हम अकाउंटेबल रहेंगे, अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहेगी, तो उससे क्या होगा, जो सिटीजन है, जो पब्लिक है, उसके भी जो माइंडसेट है उसमें भी चेंज आएगा और वो भी एक तरह से रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी कंट्री की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट है वैल्यू फॉर मनी, कि हर जो मतलब गवर्नमेंट है जो भी उसने पैसा खर्च किया है उसके लिए उसको ये सोचना चाहिए कि उसे पूरा टोटल जो भी उसने जो खर्चा कर रही है वो सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए, कि मतलब एवरी पेनी एवरी रुपी, एक सिंगल पैसा भी वो जो खर्च कर रही है वो सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए। इससे हमारे जो पब्लिक फंड्स हैं वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं, हमारी जो कंट्री है वो डेवलप कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा इवेल्युएशन मैकेनिज्म, मतलब कि हमारा जो भी हम पैसा खर्च कर रहे हैं उसका अगर हम इवेल्युएशन नहीं रखेंगे, उस चीज़ को इवेल्युएट नहीं करेंगे कि कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कितना फंडिंग जा रही है, उसको मॉनिटर नहीं करने से क्या होता है, डाइवर्जन क्रिएट होता है, करप्ट प्रैक्टिसेस क्रिएट होती हैं। इसलिए उनके अपनी जो पब्लिक फंडिंग है, हमारे जो पब्लिक फाइनेंस है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम कहीं पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। टू इंश्योर इफेक्टिव यूसेज ऑफ पब्लिक फंड देयर शुड बी एन ऑडिटरी मैकेनिज्म, मतलब कि उसको ऑडिट करना चाहिए, एक ऑडिटरी मैकेनिज्म होना चाहिए, जिससे कि ये पता चलता रहे कि पैसा कब कहाँ कैसे खर्च हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल है बजटरी कंट्रोल बाय पार्लियामेंट्री कमेटीज, उसके बाद कैग ऑडिट, सोशल ऑडिट, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हेल्प करेंगे हमारे इवेल्युएशन के लिए कि हमारी पब्लिक फंडिंग कहाँ यूज हो रही है। क्लियर। अब आता है हमारा करप्शन। करप्शन किसे कहते हैं, कोई भी एसिमेट्रिक जो एक्टिविटी होती है, किस तरीके की, कि हमारा कोई डिज़ायर कंडक्ट है और एक्चुअल हमने क्या किया है उसके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, उस प्रैक्टिसेस को हम क्या कहते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस कहते हैं। क्लियर। कि मान लो हमें कोई चीज़ मतलब 100% चाहिए थी लेकिन वो 90% हुई, और उसकी जो 10% चीज़ थी वो कहीं ना कहीं कहीं मिस हो गई है, तो वो क्या होगा, हमारा वो जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है एक डे टू डे लाइफ में, वो करप्ट प्रैक्टिसेस में होगी। अब कितने टाइप की प्रैक्टिसेस होती हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस किस टाइप का करप्शन होता है, तो सबसे पहला आता है हमारा पॉलिटिकल करप्शन। तो पॉलिटिकल करप्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करप्शन को प्रमोट कर रही हैं। सबसे पहले ब्राइबरी, एक्सटॉर्शन, क्रोनिज्म, नेपोटिज्म, पैरोचियलिज्म, उसके बाद पैट्रोनेज, इन्फ्लुएंस पेडलिंग, ग्राफ्ट, एम्बेजलमेंट, ये सारी चीज़ें। ब्राइबरी आपको पता है, एक्सटॉर्शन भी यही होता है कि भाई पैसे, किसी को डरा धमका के हम किसी से पैसा ऐंठ रहे हैं। क्रोनिज्म ये होता है, क्रोनिज्म में ये करते हैं कि हम अपने फ्रेंड्स और मतलब रिलेटिव्स किसी को भी फ़ायदा दिलवाने की कोशिश करते हैं। नेपोटिज्म वही होता है, भाईचारा शो करना, कहीं पे किसी का रिक्रूटमेंट कराना है वहाँ पे।
टेरिtoriयलिज्म का मतलब होता है कि हम मतलब नैरो एस्पेक्ट रखें, अपने बारे में ही सोचें, सेल्फिश बिहेव करें। वो पैटर्नेज होता है हमारा कि हम वही किसी भी रिक्रूटमेंट में या किसी भी तरीके से हम किसी को मतलब किसी और को हायर करवा दें, अपने फ्रेंड को या फैमिली को। इन्फ्लुएंस पेडलिंग कि गैर कानूनी तरीके से हम कोई चीज़ की सेलिंग या परचेजिंग कर रहे हैं, तो वो भी हमारा क्या है, वो करप्शन में हमारा इन्वॉल्व होता है। फिर आता है हमारा ग्राफ्ट कि हम जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हमें पैसा मिला है कि हमें फंडिंग करनी है, हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, लेकिन हम उसको अपने प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए यूज़ कर लें, तो वो ग्राफ्ट होता है। फिर एम्बेजलमेंट भी वही होता है, थेफ्ट या फिर किसी चीज़ को किसी मतलब पैसे को ऐसे होल्ड करके रखना, मतलब अनएथिकल वे में अपने पास रख लेना। तो ये सारी जो है हमारी पॉलिटिकल करप्शन में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्यूरोक्रेटिक करप्शन कि हम डिस्क्रिमिनेशन करें, पार्शियलिटी करें, पॉलिटिकल एफिलिएशन में रहें कि भाई पॉलिटिकल पावर के अंदर काम कर रहे हैं, ब्राइबरी करें, नेपोटिज्म को फॉलो अप करें, प्राइवेट गिफ्ट्स ले रहे हैं, वो जो कि हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में बताया गया है कि वो हमारे लिए एक तरीके से हम वो चीज़ें नहीं फॉलो अप कर सकते। मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड को मिसयूज़ किया जाए, वायलेशन ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, ये आता है ब्यूरोक्रेटिक करप्शन में। इकोनॉमिक करप्शन में क्या आएगा हमारा, क्रॉनिक कैपिटलिज्म कि भाई हम किसी और के लिए या फिर अपने फ्रेंड्स के लिए, उसके लिए अपने पैसे को वहाँ पे हम इन्वेस्ट करें। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि हम अपने प्राइवेट चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्ट दे दें दैट ऑफ पब्लिक डीलिंग के, मतलब हमें जहाँ हमें पब्लिक उस इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए वहाँ हम प्राइवेट इंटरेस्ट को फॉलो करें, तो वो हमारा इकोनॉमिक करप्शन में आता है। फिर हमारा आता है बिहेवियरल करप्शन। बिहेवियरल करप्शन में क्या होता है कि हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना करें, हम डिसिप्लिन में ना रहें, हम टाइम से नहीं आ रहे हैं, हम पंक्चुअलिटी फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो हमारी डाउन ट्रोडन सेक्शन है सोसाइटी के, वीकर सेक्शन जो है हमारे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करना, नो मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज शो करना, तो ये बिहेवियरल करप्शन में आएंगे। तो ये करप्शन के टाइप्स हैं जो कि हम अलग अलग सेक्टर्स में देखते हैं। उसके बाद हमारा जब नेक्स्ट आता है, अब है हमारा कि रीजंस फॉर हाई करप्शन इन इंडिया। इंडिया में ज़्यादा करप्शन होने की जो रीजंस हैं वो क्या हैं, अनफेयर एंड ओपेक पॉलिटिकल फाइनेंसिंग कि जो पॉलिटिकल फाइनेंसिंग होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, अनफेयर है उसकी, उसमें मतलब हम ये नहीं देख पा रहे कि वो कैसे हो रहा है, पब्लिक को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की कमी होना। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होना कि भाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, इसकी वजह से करप्शन ज़्यादा बढ़ता है। हर पर्सन ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करे, पैसा करे, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, पैसा नहीं है। लैक ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, एक अच्छी लीडरशिप की कमी है, अच्छे लीडर्स की कमी है हमारी कंट्री में, उसकी वजह से भी होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड इंटरफेरेंस इन डिसीजन मेकिंग, मतलब कि जो बिना मतलब का इन्फ्लुएंस होता है या फिर इंटरफेरेंस हो जाती है डिसीजन मेकिंग में। अगर कोई सही भी है लेकिन मतलब अगर कोई डिपार्टमेंट में कोई पर्सन ठीक भी है, सही से डिसीजन भी ले रहा है, लेकिन उसकी डिसीजन को इंटरफेयर किया जाए, उसको इन्फ्लुएंस किया जाए गलत तरीके से, तो वो भी हमारा करप्शन को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लॉबिंग द बाय पावरफुल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ग्रुप्स, मतलब क्या है कि जो पावरफुल कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो पावरफुल लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनका इंटरप्शन जो है वो भी करप्शन को बहुत बढ़ावा देता है। अब है हमारा कि हम किस तरीके से अपने करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहला तो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम इकोनॉमिकली डेवलप कर जाएंगे तो करप्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ देखा है कि वो कंट्रीज ज़्यादा ऑनेस्ट मिलती हैं जिनके पास पैसा है, और वो कंट्रीज करप्ट मिलती हैं, कम ऑनेस्ट होती हैं जिन जो पैसा नहीं होता जिनके पास। ऑब्वियसली तो हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेटेड रूल्स जो हैं जो कि करप्शन को प्रमोट करते हैं, जो ये लेवल अप होती हैं चीज़ें कि भाई इतनी सारी स्टेजेस होती हैं किसी चीज़ को प्रमोट करने में, किसी प्रोजेक्ट को चलाने में, वो कॉम्प्लिकेशंस खत्म होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए रूल्स और प्रोसीजर्स का। उसके बाद सीवियर पनिशमेंट, अगर कोई ऐसी डीलिंग्स में काम कर रहा है, कोई ऐसे करप्शन फैला रहा है, तो उसके लिए सीवियर पनिशमेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी क्या है कि अब वही है जो ये ओपेक है या फिर अनफेयर मीन्स से काम हो रहे हैं, तो उसमें हमारी क्या है कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, पब्लिक जो है उनके साथ ओपननेस होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए उनको भी मतलब उनको भी पता होना चाहिए कि क्या डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो ट्रांसपेरेंसी जो है डिसीजन मेकिंग में, वो कहीं ना कहीं हमारी जो करप्शन है उसको हटा सकती है। डिले जो है वो मतलब किसी तरीके का जो डिले होता है हमारा किसी भी काम में, वो भी करप्शन को एक तरह से बढ़ावा देता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी की, सारी सर्विसेज की जो डिलीवरी हो रही है वो विद इन टाइम फ्रेम हो, एक्शंस जो हैं मतलब जो भी प्रोवाइड कर रहा है कोई भी ऑफिसर, अगर वो ढंग से अपनी डिलीवरी नहीं कर रहा है सर्विसेज की, तो उसके लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए।
उसके बाद इंसेंटिव्स होने चाहिए, फाइनेंशियल रिवॉर्ड, आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस, परफॉर्मेंस लिंकेज पे, कि जो भी ऑनेस्टी से अच्छे से काम करता है कोई भी ऑफिसर, तो उसके लिए हमें रिवॉर्ड्स देने चाहिए, उसका प्रमोशन करना चाहिए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने से हमारा क्या होगा, हमारे करप्शन को कहीं ना कहीं कमी आएगी। पब्लिक कैंपेनिंग चलानी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए करप्शन के अगेंस्ट। लोगों को जो लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, जो करप्ट ऑफिसर्स के अगेंस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करने जाने चाहिए। उसके बाद सिटीजन्स फीडबैक, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होनी चाहिए जो कि सिटीजन्स का फीडबैक ले करप्शन के ऊपर, की फीडबैक के थ्रू फ़ोन, ईमेल, एसएमएस होना चाहिए। इस चीज़ को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए, इसको मतलब सीक्रेसी होनी चाहिए इसकी, कि भाई ये वहाँ तक ना पहुँच पाए किसी, इस वजह से कि सिटीजन्स उस चीज़ को फॉलो अप कर पाएँ। प्रोएक्टिव एक्शंस, लेइंग ट्रैप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीगल असेट्स, ये सब करने की बहुत ज़रूरत है कि हमें मतलब जो इलीगल काम होते हैं, जो असेट्स हैं उनके लिए, कि जैसे सीबीआई जो होती है वो जांच करती है, या चीज़ें जो इनकम टैक्स है वो रेड करता है, तो वो सारे जो एक्शंस हैं उनको और एक्टिव करना चाहिए। मिनिमम टेन्योर फॉर ऑफिसर्स, रिड्यूस पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक नेक्सेस, मतलब अगर हम टेन्योर ऑफिसर्स के टेन्योर को कम करते हैं तो उससे क्या होगा कि जो पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक जो नेक्सेस है वो कम होगा, जो उनका कनेक्शन है वो कम होगा, क्योंकि जब टेन्योर कम हो जाएगा ऑफिसर्स का तो उससे उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा, तो और उससे कमी आएगी करप्शन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो इसी के साथ हमारा मैनेजमेंट और एथिक्स का जो सिलेबस है वो फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से अपने एग्रीकल्चर इकोनॉमी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज एडियोमस 1008। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।